Dear students of class 12th, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सरफेस केमिस्ट्री वाला यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। इस सरफेस केमिस्ट्री में हमने तीन इम्पॉर्टेंट तीन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को रादर डिस्कस करना था, जिसमें से एक कंसेप्ट एडजॉर्प्शन का था और दूसरा कंसेप्ट जो था दैट वाज ऑफ कोलाइड्स, और तीसरा कंसेप्ट जो है दैट इज ऑफ कैटलिस्ट्स। तो आप जानते हैं कि एडजॉर्प्शन हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया। इसके तकरीबन जितने भी पहलू हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं। और हमारा दूसरा कंसेप्ट जो है कोलाइड्स का, तो हम पिछले कई लेक्चर्स में इन कोलाइड्स को डिस्कस करते आए हैं। तो कल हमने इन कोलाइड्स का जो लास्ट कंसेप्ट था, रादर लास्ट टॉपिक जो इसका था, दैट वाज एमल्शंस। तो जिसके बारे में आपने पढ़ा कि जो एमल्शंस होते हैं दे आर लिक्विड इन लिक्विड एमल्शंस, लिक्विड इन लिक्विड कोलाइड्स। इसके दो टाइप्स हैं, ऑयल इन वाटर एमल्शन और दूसरा इसका है वाटर इन ऑयल एमल्शन। तो ऑयल इन वाटर में वाटर जो होता है दैट एक्ट्स एज ए डिस्पर्शन मीडियम, और वाटर के बगैर जो आप दूसरा लिक्विड इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो बेंजीन हो, टॉल्यूइन हो, ऑयल हो, जो भी हो, उसको हम जनरली में ऑयल ही नाम देते हैं। तो इसलिए ऑयल, इसमें जब ऑयल इन वाटर एमल्शन होता है, इसमें ऑयल होता है डिस्पर्स्ड फेज। तो इसका अपोजिट होता है इन वाटर एंड ऑयल एमल्शन। यहाँ पर ऑयल होता है डिस्पर्शन मीडियम और वाटर होता है डिस्पर्स्ड फेज। तो इन एमल्शंस के बारे में हमने कल डिटेल में डिस्कस किया। इसकी सारी एग्जाम्पल्स, टेस्ट्स, एमल्सिफायर, एमल्सिफाइंग एजेंट्स, उसका रोल जो बनता है, या प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमल्शंस जो भी हैं, एप्लीकेशंस जो इसकी हैं एमल्शंस की, ये तो हमने कल इन लेंथ डिस्कस किया। आज हम इन कोलाइड्स का ये समझो कि आखिरी टॉपिक जो है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स, यानी हम कोलाइड तो पिछले 5-8 दिनों से कंटिन्यूसली डिस्कस करते आ रहे हैं। इन कोलाइड्स का क्या रोल बनता है इन आवर डे टू डे लाइफ एंड इन केमिस्ट्री। इनका क्या रोल बनता है, वायर दे आर हेल्पफुल टू अस, या हमें इनका इस्तेमाल कहाँ पर करना पड़ता है। तो उसके बारे में हम आज आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे, ताकि आपको पता चले कि इतना डिस्कशन जो हमने कोलाइड्स के बारे में किया, ये कोई बेकार की चीज़ नहीं है, ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है। तो कोलाइड्स जो हैं, इनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, मैं पॉइंट वाइज इसकी कुछ अहम एप्लीकेशन आपके साथ शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो पहली एप्लीकेशन जो है दैट इज़ यूज़ ऑफ कोलाइड्स इन मेडिसिन में कोलाइड्स का इस्तेमाल होता है। या आप यूँ समझिए कि जो हम डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो मेडिसिन हम कोलाइडल फॉर्म में यूज़ करते हैं। आप जानते हैं कि मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जो हम टैबलेट की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हम कैप्सूल की फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जो हम इंजेक्शन की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी मेडिसिन ऐसे हैं जो हम कोलाइडल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोलाइडल फॉर्म में वो मेडिसिन आसानी के साथ हमारी बॉडी में एसिमिलेट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक कोलाइडल मेडिसिन है, उसका नाम है अर्गाइरोल। ये जो अर्गाइरोल है, इट इज़ ए कोलाइड ऑफ सिल्वर। सिंपल है ये,
आप ये कहिए ये सिल्वर सॉल है। इस तरह से आपको इसका नाम आसानी के साथ याद रहेगा, अर्गाइरोल। यानी जिस तरह से सिल्वर जो है, सिल्वर का सिंबल आपको मालूम है AG है, इसलिए इसका नाम अर्जेंटम है, अर्जेंटम। तो इसी से ये नाम आया है अर्गाइलोल। अर्गाइरोल जो है ये सिल्वर सॉल है, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं इस मेडिसिन को एज एन आई लोशन, एज एन आई लोशन। इसी तरह से और या हम इसके बदले एंटीमिनी का कोलाइडल सॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीमिनी का कोलाइडल सॉल जो है, कोलाइडल एंटीमिनी आप उसे कह सकते हैं, कोलाइडल एंटीमिनी जो है, एंटीमिनी, वो हम इस्तेमाल करते हैं। कल अज़ार एक डिजीज़ है, उस कल अज़ार डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या इसी तरह से हम कोलाइडल गोल्ड जो है, कोलाइडल गोल्ड, इसको हम इंजेक्टेबल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन, इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन की फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से एक और मेडिसिन है, उसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप देख रहे हैं अर्गाइरोल एक मेडिसिन है, कोलाइडल सॉल आई लोशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ एंटीमिनी जो है, इट इज़ यूज्ड एज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कल अज़ार, कोलाइडल सॉल है। इसी तरह से कोलाइडल सॉल ऑफ गोल्ड जो है, इट इज़ यूज्ड एन इंजेक्टेबल फॉर्म, इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी, यानी आप ये कह सकते हैं इट एक्ट्स एज एन एंटी एसिड। तो एंटी एसिड जो ये इस्तेमाल होता है, तो कोलाइडल फॉर्म में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल हो जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट मेडिसिन जो हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़, ये सारे के सारे, ये जिनका मैंने यहाँ पर नाम लिया, ये सारे के सारे हम एज कोलाइड्स यूज़ कर, इनका कोलाइडल सोल्यूशन या कुछ जगहों पे जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका हम एमल्शन इस्तेमाल करते हैं। तो एक एप्लीकेशन ये थी मेडिसिन के फील्ड में। दूसरी एप्लीकेशन जो कोलाइड्स की है, दैट इज़ इन फूड आर्टिकल्स। फूड आर्टिकल्स, हम मुख्तलिफ फूड आर्टिकल्स अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप आइसक्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, आप फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम बटर का इस्तेमाल करते हैं, बटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बटर है, फ्रूट जूस है, या सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आप जानते हैं मिल्क है, ये सारे के सारे जो हैं दे आर यूज्ड इन कोलाइडल फॉर्म। इनके कोलाइड्स में मिल्क जो है ये एक कोलाइड है, कोलाइडल सोल्यूशन एमल्शन है, ये फैट और वाटर का ऑयल एंड वाटर एमल्शन है, जैसे आपने कल भी पढ़ा। या बटर है, ये वाटर एंड ऑयल एमल्शन है। फ्रूट जूसेस जो होते हैं, दे आर ऑयल एंड वाटर एमल्शंस। आइसक्रीम जो है, दिस आल्सो ऑयल एंड वाटर एमल्शंस। तो ये सारे के सारे जो हैं ये कोलाइड्स हैं और एज फूड इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से एक और एप्लीकेशन आप देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड। फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड, ये जो हैं क्लाउड जो हैं, फॉग जो है, मिस्ट जो है, या एक और चीज़ इसमें आती है उसको हम स्मॉग कहते हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये क्लाउड्स हैं। क्योंकि लो टेम्परेचर पे एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं इन द एयर, ह्यूमिडिटी जो होती है, वो इन डस्ट पार्टिकल्स पे वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं और कोलाइडल साइज अख्तियार करते हैं। इस तरह से फॉग की शक्ल अख्तियार करता है। इसी तरह से कभी कभी जब फॉग बन जाता है तो फॉग पे स्मोक पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये अक्सर इंडस्ट्रियल एरिया में हो जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया में। तो उस वक़्त वहाँ पर ये फॉग जो है, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ स्मॉग, यानी फॉग पे जब स्मोक पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं
स्मॉग की शक्ल अख्तियार करता है, तो ये स्मॉग जो है इट इज़ कंसिडर्ड और रादर इट इज़ ए हार्मफुल पोल्यूटेंट। एक खतरनाक पोल्यूटेंट है ये, जो हार्ट पेशेंट्स के लिए, एज़मा पेशेंट्स के लिए, या जिन पेशेंट्स में नमूनिया वगैरह की बीमारी होती है तो उनके लिए ये स्मॉग जो है बहुत ही खतरनाक है। तो ये इसी तरह से क्लाउड्स जो बनते हैं, क्लाउड्स जो होते हैं, ये भी एक्चुअली इनमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में, इसमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं एयर में, जब सस्पेंडेड फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वही क्लाउड की शक्ल अख्तियार करते हैं। और फिर यही क्लाउड्स में जो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ कंडेंस होके लार्जर साइज अख्तियार करते हैं, लार्जर साइज अख्तियार करते हैं। तो लार्जर साइज जब इनका हो जाता है, फिर ये एयर में सस्पेंडेड नहीं रहते हैं, तो नीचे आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। ठीक है ना। तो इस तरह से क्लाउड जो है, क्लाउड भी एक्चुअली वाटर के कोलाइडल पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं एयर में, यानी जब एयर में वाटर पार्टिकल सस्पेंडेड फॉर्म में हूँ, वेपर फॉर्म में ना हूँ, कंडेंसर फॉर्म में हूँ, मगर इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि उनका साइज कोलाइडल रेंज में होता है, वो नीचे बारिश की शक्ल में नहीं आते हैं, तो ये क्लाउड हमें लगता है। जो क्लाउड हमें ऊपर दिखाई देते हैं, दीज आर द वाटर ड्रॉपलेट्स of colloidal range suspended in air. They don't come down, they remain suspended there in the air. हाँ, yes, when these clouds come together, तो फिर या ये जब ये पार्टिकल्स, colloidal particles जब एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, वो कभी कभी क्लाउड्स के टकराने से भी हो जाता है, तो फिर उस सूरत में ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं, ये एक दूसरे के करीब आके इनकी कंडेंसेशन हो रही है या इनका साइज बढ़ जाता है। इतना बड़ा साइज होता है कि फिर ये एयर में सस्पेंडेड नहीं रह पाते हैं, नीचे आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो इसी तरह से इसकी और एक एप्लीकेशन है, दैट इज आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन जो है ये एक्चुअली क्या होता है, हम क्लाउड्स पे, जो क्लाउड्स एक्चुअली एटमॉस्फेयर में पहले से मौजूद होते हैं और उन क्लाउड्स में बारिश बरसाने की सकत नहीं होती है या वो बारिश नहीं बरसा रहे हैं, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स। तो फिर क्या करते हैं हम इन क्लाउड्स पे सोडियम क्लोराइड का स्प्रे करते हैं। वी स्प्रे सोडियम क्लोराइड पार्टिकल्स ऑन दीज क्लाउड्स, या कोई ऐसा पार्टिकल, ऐसा केमिकल स्प्रे करते हैं जिसमें आयनाइजेशन होने की सकत हो, या आप ये कह सकते हैं कि आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी इलेक्ट्रोलाइट का स्प्रे हम करते हैं क्लाउड्स पे, तो फिर क्या होता है, फिर क्लाउड्स में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बारिश की सूरत में नीचे आ जाते हैं। ये समझना आपके लिए बड़ा ही आसान है। आप जानते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, क्लाउड्स जो हैं, क्लाउड्स और कोलाइड्स, क्लाउड्स और कोलाइड्स, यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स, बात समझ लीजिए, सिंपल सी बात है, वाटर ड्रॉपलेट्स और सस्पेंडेड इन एयर। जब वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड रहते हैं तो यही हमें नीचे से कोलाइड्स लगते हैं, क्लाउड्स लगते हैं। यानी क्लाउड्स जो हैं वो कोलाइड्स हैं वाटर ड्रॉपलेट्स का। क्योंकि इन वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज जो होता है वो छोटा होता है, इसलिए नीचे नहीं आ रहे हैं, हमें ये क्लाउड की शक्ल में दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मीडियम में, कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं इन पे चार्ज होती है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब हुआ ये जो क्लाउड्स में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं इन पे भी चार्ज होती है। इन पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है। जनरली पॉजिटिव चार्ज होती है या नेगेटिव चार्ज होती है। तो फिर क्या करते हैं हम, जब हम इस पे सोडियम क्लोराइड का स्प्रे करते हैं या किसी इलेक्ट्रोलाइट का स्प्रे करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है इट इज़ ए गुड कंडक्टर,
it gets ionized as soon as it dissolves in water. या इलेक्ट्रोलाइट जो होगा दैट विल आल्सो गेट आयोनाइज्ड। तो इस तरह से दो तरह के आयन्स बनेंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। चूंकि वाटर ड्रॉपलेट जो कोलाइडल फॉर्म है इन पे भी चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट में से अपोजिटली चार्जड आयन आता है और इन वाटर ड्रॉपलेट्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है। जाहिर सी बात है, पहले जब चार्ज होती थी तो चार्ज होने के सबब ये पार्टिकल्स रिपेल करते थे, कंडेंस नहीं होते थे, एक दूसरे के करीब नहीं आते थे। जब इलेक्ट्रोलाइट की स्प्रे से इनकी चार्ज खत्म हो गई, अब ये पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इनका साइज जो होगा दैट विल इंक्रीज। साइज इंक्रीज होने से इनका मास बढ़ जाएगा। नाउ दीज पार्टिकल्स ऑफ लार्जर मास वोंट बी एबल टू रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर, ऑटोमेटिकली दे विल कम डाउन एज रेन। तो इस तरह से इन बादलों को हमने रेन में तब्दील कर लिया जो अदरवाइज रेन बरसाने के काबिल नहीं थे। तो इस तरह से आर्टिफिशियल रेन जो है ये भी हम इस कोलाइड फॉर्मेशन की वजह से पॉसिबल बना लेते हैं। इसी तरह से एक और एप्लीकेशन है इनकी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा आपने पढ़ा है, डेल्टा किससे कहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं जो दरिया होते हैं उनका पानी जो है वो फाइनली समंदरों में बहता है। फाइनली रिवर जो होते हैं दे मीट द ओशंस, और जिस जगह पर ये दरिया समंदर के साथ मिलता है उसी जगह पे डेल्टा बनता है। आप जानते हैं ना, केमिस्ट्री में हम अक्सर इस तरह डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा एच हीट ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच एंथैल्पी, डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बहुत सारी जगहों पे हम डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पर दरिया और समंदर एक दूसरे के साथ मिलते हैं वहाँ पर इस तरह की फिगर वजूद में आ जाती है। तो इस तरह की फिगर को हम डेल्टा कहते हैं। तो ये वहीं पे बनते हैं जहाँ पर रिवर और ओशन एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो रिवर वाटर होता है, जानते आप, रिवर वाटर में मुख्तलिफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और इन इम्प्योरिटीज़ में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ वो हैं जो कोलाइडल साइज की होती है। तो जब कोलाइडल साइज की इम्प्योरिटीज़ हुई तो जाहिर सी बात है इन कोलाइडल पार्टिकल्स पे कोई चार्ज होगी, नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इधर से यही पानी गिरता है समंदर के पानी में, और समंदर का पानी जो है आप जानते हैं इट इज़ फुल ऑफ साल्ट्स। इसमें मुख्तलिफ किस्म के साल्ट होते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। तो इसका मतलब हुआ कि समंदर के पानी में पहले से चार्जड पार्टिकल्स मौजूद हैं, मैग्नीशियम के, सोडियम के, पोटेशियम के, आयोडीन के, क्लोराइड के, पहले से सल्फेट के। तो इस तरह से यहाँ दरिया का पानी जो आता है इसमें भी कोलाइडल पार्टिकल्स, चार्जड पार्टिकल्स हैं, और यहाँ समंदर जो है इसके पानी में भी चार्जड पार्टिकल्स हैं। तो ये चार्जड पार्टिकल्स जब एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट आ जाते हैं तो नेचुरली आप जानते हैं यहाँ पर कोगुलेशन होगी, म्यूचुअल कोगुलेशन होगी। यानी कोलाइडल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द रिवर वाटर and the particles present in the sea water, both of them get coagulated, precipitated. जब ये precipitate हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये आहिस्ता आहिस्ता जमा होते जा रहे हैं, और जमा होने के बाद ये डेल्टा की शक्ल अख्तियार करते हैं। इस तरह से हम फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा जो है वो भी कोलाइड फॉर्मेशन की बुनियाद पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी जो है दैट इज ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ये जो ब्लू कलर ऑफ द स्काई है, यानी आप देख रहे हैं ना, जब हम यहाँ जमीन पे रह के आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान हमें नीला दिखाई देता है। और आपने पढ़ा होगा अगर हम स्पेस से बाहर जाएंगे, एटमॉस्फेयर से बाहर जाएंगे स्पेस में, तो वहां पर आसमान नीला नहीं दिखाई देता है बल्कि ब्लैक, काला दिखाई देता है।
एटमॉस्फेयर से बाहर आसमान ब्लैक दिखाई देता है, जबकि यहाँ ज़मीन पर रह के हमें ये नीला दिखाई देता है। इसकी क्या वजह है? इसकी सिंपल सी रीज़न है, आप जानते हैं कि आफताब से, सूरज से जो रेज़ आ जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रेज़ आ जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उनमें एक किस्म की रे है विजिबल रे। और जहाँ तक विजिबल रेज़ का ताल्लुक है, आप जानते हैं विजिबल रेज़ विबगयार है, यानी वो 7 किस्म की रेज़ की बनी हुई हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और जब ये रेज़ सन से आके एयर में दाखिल हो रही हैं, एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रही हैं, हमारा एटमॉस्फेयर एयर जो है, इसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं। गैसेस के साथ साथ इस एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, या पहले से जानते हैं। और डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, ड्यू टू लार्जर साइज, ये रेज जो आफताब से आती हैं, वाइट लाइट खासकर, ये इसमें से बहुत सारी रेज ऐसी हैं जो इन डस्ट पार्टिकल्स के साथ टकराती हैं, तो ये डस्ट पार्टिकल्स इन रेज को सेकेटर करती हैं। तो जाहिर सी बात है, जो सेकेटरिंग होगी, कौन कौन सी रे सेक्टर होगी, ये डिपेंड करेगा ऑन द साइज ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स, ऑन द साइज ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स। तो देखा गया कि ये जो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, ये ज़्यादातर ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं या सेकेटर करते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ ज़मीन पे रह के आसमान जो है ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू कलर की रेज जो हैं वो सेकेटर होती हैं ज़्यादा, वही सेकेटर होके हमारी आंख में पड़ती हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारी आंख को ये आसमान नीला लगता है। बल्कि आपने ये भी देखा होगा कि जो दूर दूर पहाड़ हैं, उन पहाड़ों पे जो दरख्त हैं, हालांकि आप जानते हैं नज़दीक रह के दरख्त हमें ग्रीन कलर के लगते हैं, मगर दूर रह के ये पहाड़ों पे जो दरख्त हैं ये ब्लू कलर के लगते हैं। इसकी वजह भी यही है कि जो डस्ट पार्टिकल्स लाइट को सेकेटर करते हैं, तो सेकेटरिंग के दौरान यही ब्लू कलर की लाइट जो है ये हमारी आंखों में पहुंचती है और हम इसको देख पाते हैं।